तो गाइज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इलस्ट्रेशंस रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव स्टडीड। सो सबसे पहली इलस्ट्रेशन है कि सेल्स टैक्स था रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर पीवाई दैट इज 2018 एंड 19। जब हम प्रीवियस ईयर की बात करेंगे तो वो रेलिवेंट हमारा ईयर होगा जिसकी इनकम की हम बात कर रहे हैं। और असेसमेंट ईयर जैसे कि हमने बात की हमेशा प्रीवियस ईयर से एक आगे होता है। सो अगर प्रीवियस ईयर 18-19 है सो 18 की जगह 19 कर दो, एक डिजिट इंक्रीज कर दो और इसको भी एक इंक्रीमेंट कर दो तो वो बन जाएगा हमारा रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। एनी हाउ सेल्स टैक्स रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 18-19 वॉज ₹20,000। ठीक है, उसमें से 10,000 रुपये पे कर दिया 5 अप्रैल 2019 को, 5,000 पे किया 15 जुलाई 2019 को एंड 5,000 अगेन ऑन 1 December 2019। मीन्स द अमाउंट वॉज पेड इन द असेसमेंट ईयर। ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक जो ये प्रीवियस ईयर है हमारा 2018-19 इसका असेसमेंट ईयर कंटिन्यू हो रहा हो। ये देखते हैं कि ये जो सेल्स टैक्स अमाउंट था ये कितना अलाउ होगा और कितना नहीं अलाउ होगा। सो अगर हम बात करें सेक्शन 43B की जो हमने पढ़ा था उसके अंतर्गत जो अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स है जो हमने पे किया है रेलिवेंट ईयर में, अगर तो वो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर उससे पहले या उसी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से पहले हमने उसको अलाउ कर दिया और डेबिट भी कर दिया है, मीन्स डिपॉजिट करवा दिया है। सो उस केस में वो उस ईयर में ही, उस प्रीवियस ईयर में ही चार्ज किया जा सकता है। सो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो 10,000 रुपीज़ जो था वो 5 अप्रैल को पे हो गया और 5,000 रुपीज़ 15 जुलाई को पे हुआ और हमारी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न वाज 31 जुलाई 2019। सो ये जो दोनों अमाउंट है ये इस डेट से पहले पे आउट हो गए थे। सो 10,000 रुपये और 5,000 जो 15 जुलाई को पे हुआ दोनों ही अलाउ किए जाएंगे ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर 18-19 दैट इज असेसमेंट ईयर 19-20 में। बट जो 5,000 रुपीज़ हमने 1 दिसंबर को पे आउट किया है, ठीक है, ये ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न हमारी क्या थी? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न थी हमारी 31 जुलाई 2019। ये जो अमाउंट पे किया गया है ये उस डेट के बाद पे किया गया है। सो ये अलाउ इस साल नहीं किया जाएगा जो 18-19 प्रीवियस ईयर है हमारा, बट ये किस साल अलाउ किया जाएगा? ड्यूरिंग नेक्स्ट सेशन दैट इज 19-20। सो ये 19-20 में जो है सेल टैक्स जो है वो पे किया दिसंबर में, ये 19-20 प्रीवियस ईयर के लिए अलाउ किया जाएगा। मतलब इसको हम कब क्लेम से करेंगे? असेसमेंट ईयर 2020-2021 वाले सेशन में। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ द अमाउंट दैट इज बीइंग डेबिटेड और पेड इज सपोज टू बी ट्रीटेड। सो अगर सेकेंड इलस्ट्रेशन की बात करें तो प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट करते हैं कि प्रोविडेंट फंड था जो एम्प्लॉयर ने डिडक्ट कर लिया एम्प्लॉय की सैलरी में से मार्च 2019 के लिए और उसका अमाउंट था 29,400। ठीक है, और वो कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंट फंड जो कि कस्टोडियन है प्रोविडेंट फंड को मैनेज कर रहे हैं, उनको बाय चेक जो है वो 15 अप्रैल 2019 को भेज दिया गया। बट वो जो चेक था वो एनकैशमेंट कब हुई उसकी? 2 मई 2019 को और ड्यू डेट कौन सी थी? 15 अप्रैल 2019। सो आइए देखते हैं इस केस में क्या हम इसको अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। So payment of provident fund of this amount by check, it will not be debited during that relevant previous year because the check was encashed not within the prescribed limits, that is the time frame within 15 days from due date, but it was encashed after a time lag of 15 days from due date. So due date हमारी 15 अप्रैल थी। So अगर उसके 15 दिन के अंदर अंदर एनकैश हो चुका होता तो हम उसको इस साल अलाउ कर देते। मतलब अगर हमारा ये जो चेक है अगर ये हमारा 30 अप्रैल 2019 तक एनकैश हो चुका होता तो हम इसको इस प्रीवियस ईयर में अलाउ करते, जबकि वो कब एनकैश हुआ है? 2 मई को, 15 डेज के बाद। सो हम इसको इस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में अलाउ नहीं कर सकते। ABC एंड सन्स हैं, एक पार्टनरशिप फॉर्म है जो कि कन्फेक्शनरी का स्टोर रन करते हैं और उनकी इनकम और एक्सपेंडिचर की रेलिवेंट प्रीवियस ईयर दैट इज़
फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए पर्टिकुलर्स गिवन है, वी शैल कैलकुलेट एंड सी वेदर द इनकम is chargeable under section 44AD, and if the particular firm, that is ABC, they opt for this presumptive section of 44AD, how will be the income of that particular business, that is a confectionery store in this case, will be arrived, and does it mark a difference vis-a-vis if he does not opt for this scheme particularly. अगर ये partnership firm does not opt for section 44AD but rather go for normal taxation, so does it make a difference in computation of his total business income of the firm? आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास particulars क्या है, टोटल रिसीप्ट्स हैं उस पर्टिकुलर सेल्स की, जो भी वो आइटम बेच रहे हैं, बट वो जो भी रिसीप्ट्स हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू हैं, ईसीएस के थ्रू हैं, और वो अमाउंट कितना है 85 लाख रुपीज़। जो एक्सपेंडिचर टोटल वो कर रहे हैं रॉ मटेरियल पे, आइटम्स खरीदने पे, कोई भी मटेरियल लेने पे, कन्फेक्शनरी के रिगार्डिंग फूड आइटम्स लेने पे, वो है दैट इज़ ₹56,50,000। जो सैलरीज और वेजेस पे कर रहे हैं वर्कर्स को और एम्प्लॉयज़ को, वो है 15,60,000। जो रेंट है शॉप का या शेड का वट एवर, दैट इज़ 3,40,000। डेप्रिसिएशन है 60,000 जो चार्ज करी जा रही है, और इंटरेस्ट on capital which is being borrowed as well as salary to working partners of partnership firm, that amounts to ₹3,20,000। So आइए देखते हैं कि अगर ये पार्टनरशिप फॉर्म सेक्शन 44AD के अंदर ऑप्ट करती है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को, तो इसकी बिजनेस इनकम क्या होगी। सबसे पहले बात करें, जैसे कि हमें पता है सेक्शन 44AD के लिए जो फंडामेंटल प्रीमाइस है वो है कि एज अ परसेंटेज और प्रपोर्शन ऑफ ओवरऑल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट्स जो है वो बिजनेस इनकम प्रिज्यूम की जाती है, ठीक है। और उसके लिए रूल क्या है, 8% इफ़ receipts or turnover is non-ECS or non-check in account पे चेक्स बैंक ड्राफ्ट या ECS के थ्रू नहीं है तो 8%, अगर उसके थ्रू है तो if via ECS and check or draft then that case it will be 6% of the turnover। so जैसे कि हम देख रहे हैं टोटल टर्नओवर है 85 लाख रुपीज़, और हमें टोटल मैंशनड है कि असेसी एक रेजिडेंट है, हमें पता है, और टोटल उसकी टर्नओवर 85 लाख है, मींस 2 करोड़ से कम है। और हमने पढ़ा था कि ये जो सेक्शंस हैं ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम कब लागू होती है, जब किसी बिजनेस की टर्नओवर 2 करोड़ से कम की हो, ठीक है। सो इस केस में प्रोसीजर क्या होगा, हम एस्टिमेटेड इनकम करेंगे एट द रेट 6% उसकी टर्नओवर का। 6% क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है कि उसकी जो रिसीप्ट्स हैं दैट आर थ्रू ECS, ठीक है। सो 6% 85 लाख का अगर आप कैलकुलेट करोगे दैट अमाउंट्स टू ₹5,10,000, ठीक है। अब क्या कोई एक्सपेंसेस अलाउएबल हैं इनके, प्रीवियसली जैसे हमने बात की थी सेशन 2017-18 से पहले की असेसमेंट ईयर से, उससे पहले ये जो इंटरेस्ट अमाउंट था और ये जो सैलरी वर्किंग के पार्टनर्स को होती थी, जो हमने अगर हम बात करें तो असेसमेंट ईयर 2017-18 से पहले जो ये हमने कंपोनेंट किया है इंटरेस्ट एज वेल एज सैलरी टू वर्किंग पार्टनर्स, ये अलाउड होती थी। जैसे कि हमने ये पिछली वीडियो में डिस्कस किया था जहां पर हमने इन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम की बात करी थी, दैट इज़ जो टैक्स ऑडिट का वीडियो है उसमें आप देख लीजिएगा। सो उसमें लास्ट पॉइंट एक स्लाइड में बात करी थी हमने स्लाइड में कि इंटरेस्ट एंड सैलरी टू वर्किंग पार्टनर इज अलाउड, बट 2017-18 असेसमेंट ईयर के बाद अगर हम बात करें तो बेसिकली ये चीज़ें को डिसअलाउ कर दिया गया है। सो अब ये एक्सपेंडिचर भी अलाउड नहीं है, ठीक है। जो बाकी डिडक्शंस होती थी 32, 38, वो तो हम प्रिज्यूम ही करते हैं कि वो सब कुछ दे दी गई हैं, ठीक है। हालांकि हम एक्चुअल में चार्ज नहीं करते। एक्चुअल में अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वो ऑप्ट कर रहा है तो उसकी सीधी इनकम मानी जाएगी एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर ओनली। तो अगर वो ECS के थ्रू पेमेंट सारी ले रहा है, चेक के थ्रू, अकाउंट पे या ड्राफ्ट के थ्रू ले रहा है तो 6% ऑफ टर्नओवर। अगर वो नॉन डिजिटल मोड में है, कैश ट्रांजैक्शंस हैं और अदरवाइज है तो उस केस में 8% ऑफ टर्नओवर। सिंस क्वेश्चन में मेंशन्ड है ECS के थ्रू है तो हमने 6% के हिसाब से कंज्यूम किया 5,10,000 रुपीज़, ठीक है। अब यही देखते हैं, सो बिजनेस इनकम कितनी होगी 5,10,000। अब अगर हम बात करें कि अगर वो ECS के थ्रू या अकाउंट पे चेक या ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट रिसीव ना कर रही होती वो फर्म ABC एंड सन, तो उस केस में क्या क्राइटेरिया होता है। उस केस में जैसे हम जानते हैं
कि रूल क्या लगता है, जो टर्नओवर की प्रोपोर्शन है वो होती 8% ऑफ टर्नओवर। सो 8% ऑफ टर्नओवर है, उसको हम प्रिज्यूम करते हैं उसकी बिजनेस इनकम, और फिर उसकी बिजनेस इनकम बन जाती 6,80,000, जो कि अगर अभी क्योंकि वो ईसीएस के थ्रू सारी पेमेंट्स ले रहा है, रिसिप्ट्स ले रहा है, जो भी ग्रॉस रिसिप्ट्स, सो इस केस में उसकी बनी है सिर्फ 6%, दैट इज 5,10,000। दिस इज हाउ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इनकम अंडर सेक्शन 44AD फॉर एनी बिजनेस एक्सेप्ट गुड कैरिज। ये सेक्शन तभी अप्लाई होता है जो गुड्स कैरिज बिजनेस ना हो, उसके अलावा कोई भी बिजनेस हो। और सीलिंग कितनी है, 2 करोड़ तक की टोटल टर्नओवर जो है वो अलाउड है इस केस में। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पर तो हमने देख लिया कि उसकी टोटल इनकम इस केस में बन गई 5,10,000 रुपीज़ एट 6% ऑफ टर्नओवर। अगर वो इस स्कीम को ऑप्ट ना करे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को, और अगर वो नॉर्मल ही अपनी इनकम कंप्यूट करना चाहे, सो उस केस में इस बिजनेस के लिए क्या प्रोविजंस पड़ेंगी। सो इवन इफ दे डू नॉट, if the partnership firm do not intends to use the provisions of section 44AD और वो नॉर्मली टैक्स कैलकुलेट करना चाहती है, तो उस केस में प्रोसीजर क्या होता है, टोटल टर्नओवर हम देखेंगे फर्म की कितनी है, दैट इज रुपीज 85 लाख। उसमें से ये सारे एक्सपेंसेस जो मेंशन थे ये माइनस करे जाएंगे। द नेट अमाउंट ऑफ द कंबाइंड अमाउंट इज 79,30,000, और जो रिमेनिंग इनकम प्रोपोर्शन बनेगा वो होगी हमारी बिजनेस इनकम। अब हम जो देख रहे हैं कि अगर वो उसने सेक्शन 44AD ऑप्ट किया, तो अगर उसने सेक्शन 44AD ऑप्ट किया तो उसकी टोटल इनकम कितनी थी, 5,10,000 रुपए। उसको बेनिफिट है सेक्शन 44AD में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करने का। सो अगर वो ऑप्ट करता है तो उसकी इनकम कितनी मानी जाएगी, 5,10,000 रुपए। जबकि अगर वो उसको नहीं ऑप्ट कर रहा, नॉर्मल टैक्सेशन में ही प्रोविजन में चल रहा है सारी, अगर वो उसको नॉर्मल ही चल रहा है, तो उस केस में उसको कितना अमाउंट टैक्सेशन बढ़ रही थी, बिजनेस इनकम कितनी कंसिडर हो रही थी, 5,70,000। सो सिंस बिजनेस इनकम अंडर दिस हेड इज लेस देन द एक्चुअल अमाउंट, ठीक है, अगर सेक्शन 44 ऑप्ट करता है तो कम है इनकम रादर देन नॉर्मल। अगर वो प्रोसीजर से चल रहा है तो उस पर डिपेंड करता है एसएससी पे, क्या वो इस सेक्शन का बेनिफिट उठाना चाहता है या नहीं उठाना चाहता, ठीक है। अगर बट अगर वो अपनी एक्चुअल इनकम वो शो करे कि मेरी इतनी एक्चुअल इनकम नहीं है, मेरी एक्चुअल इनकम वो कम शो कर रहा है इस अमाउंट से, 6% से। सो अगर वो उसको कम को ऑप्ट करना चाहता है तो उस केस में उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होंगी सेक्शन 44AA के अंदर, और उन अकाउंट्स को ऑडिट भी करवाना होगा अंडर सेक्शन 44AB। एक और ट्विस्ट है जो कि प्रोविजंस चेंज करी गई हैं कि अगर कोई भी टैक्स पेयर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का जो है वो फ़ायदा उठाना चाहता है, तो कम से कम 5 साल तक इस स्कीम को कम से कम 5 साल तक इस स्कीम को उसको ऑप्ट करना है। क्योंकि ये टैक्स अथॉरिटीज़ ने देखा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने, कि काफ़ी लोग स्विच कर जाते हैं। 1 साल हमने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर ली, सेकेंड ईयर देखा कि नहीं नॉर्मल डिक्लेरेशन में इस तरह से फ़ायदा है, सो नॉर्मल वाला जो है असेसमेंट और अडॉप्ट कर ली, असेसमेंट प्रोसीजर। सो थर्ड ईयर फिर जो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर ली। सो ये काफ़ी लोग ऐसे जिगजैग करते थे सिस्टम को, ऑप्शन को अपने फ़ायदे के लिए बार बार ऑप्ट करना, डिसऑप्ट करना, इस चीज़ में। सो अब ये प्रोविज़न कर दी गई है कि अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर रहे हो तो कम से कम मिनिमम 5 ईयर्स आप उसको ऑप्ट करके रखोगे असेसमेंट ईयर। अगर उससे पहले आप उसको डिसऑप्ट करते हो और दूसरी स्कीम ऑप्ट कर लेते हो नॉर्मल टैक्सेशन में ही, तो उस केस में जब आपने नॉर्मल टैक्सेशन की स्कीम जो है ऑप्ट कर ली, ठीक है, नॉर्मल टैक्सेशन, तो उसके बाद आपको 5 साल तक बैन हो जाएगा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट करने से। मतलब आज 5 साल तक, जिस साल आपने नॉर्मल स्कीम जो नॉर्मल टैक्सेशन ऑप्ट की है, उसके बाद आप 5 साल तक असेसमेंट ईयर्स तक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते, उसको ऑप्ट नहीं कर सकते। देन अगर हम बात करें सेक्शन 44AE की, जो कि गुड्स कैरिज की बात करता है, तो उसके केस में एक ब्रीफ इलस्ट्रेशन देखते हैं कि कैसे प्रोसीजर रन होता है। एक मिसेस एस हैं जो कि कमर्शियल व्हीकल्स ओन करती है और उनका बिजनेस है गुड्स कैरिज का। So, based on the particulars and things that have been given, we shall evaluate, shall she be allowed under section 44AE to declare business income under this head. So, shall she be allowed to declare income under section 44AE under this head?
तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं उसके पास, क्योंकि हमें पता है सेक्शन 44AE तभी लागू होगा अगर किसी के पास लेस देन 10 व्हीकल्स हों। सो जैसे कि हम देख सकते हैं उसके पास टोटल 8 व्हीकल्स थे, ठीक है, कुछ बेचे, कुछ सोल्ड किए, कुछ नए परचेज किए एंड सो ऑन, दिस प्रोसेस केप्ट ऑन गोइंग। सो अगर ओवरऑल बात करें तो उनके पास 1 अप्रैल को 8 व्हीकल्स थे टोटल में, जिसमें से 2 हैवी व्हीकल्स थे और 6 नॉन हैवी व्हीकल्स थे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में टैक्स ऑडिट में जहां पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम डिस्कस करी थी और सेक्शन 44AE भी डिस्कस करा था, हमने बात करी थी कि 2015-16 ईयर्स के बाद से अब ये जो डिस्टिंक्शन है कि हैवी व्हीकल है या नॉन हैवी व्हीकल है, ये समाप्त कर दी गई है, ये ख़त्म कर दी गई है। सो इट डज नॉट मैटर कि जो व्हीकल्स हैं उसमें से कितने हैवी व्हीकल्स हैं, कितने नॉन हैवी व्हीकल्स हैं। देयर इज यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ व्हीकल। So irrespective of type of vehicle, all vehicles, be it a heavy vehicle, be it a non-heavy vehicle, all are treated uniformly. But the fundamental thing is the total number of vehicles with that particular owner or individual or HUF or partnership firm, that should be less than 10. So 10 से कम vehicles होने चाहिए उस पर्टिकुलर एंटिटी के पास, ठीक है। वो उनमें से अब क्या कॉम्पोजिशन है, कितने हैवी हैं कितने नॉन हैवी, कोई रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। सो 1 अप्रैल को 8 व्हीकल टोटल थे, 2 हैवी थे, 6 नॉन हैवी थे। अक्टूबर 15 को क्या हुआ, अक्टूबर 15 को उन्होंने 2 नॉन हैवी व्हीकल्स सोल्ड कर दिए, बेच दिए, और एक नया व्हीकल खरीद लिया। कब, 5 दिन बाद, 20 अक्टूबर को, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने 2 और नए व्हीकल्स परचेज किए, नॉन हैवी व्हीकल्स, बट कब, 10 जनवरी को 2019, उसी साल में। हाँ, हालांकि फरवरी के मंथ में से इट इज़ अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन दैट वी हैव टेकन, so due to COVID-19 or due to strike or due to anyhow for that any particular matter, say strike or anyhow, ठीक है, जो फरवरी के पूरे मंथ में और से उनका कोई भी व्हीकल कहीं भी रन नहीं किया, वो सारे के सारे ऑफिस में ही खड़े रहे। सो अगर वो 44AE ऑप्ट कर सकती हैं, सबसे पहली चीज़ हाँ कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हैं वो लेस देन 10 है उनके पास, ठीक है। सेकेंड चीज़, अब हम देखेंगे कि अगर ऑप्ट कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया होगा। हमें पता है कि अमाउंट जो है वो यूनिफॉर्म है, 7500 रुपीज़ पर मंथ फॉर ईच टाइप ऑफ व्हीकल, फिक्स मंथली रेंटल है, चाहे इनकम प्रिज्यूम की जाती है, चाहे व्हीकल चला है या नहीं चला। सो ये पॉइंट कि फेब में वो नहीं चला, ये रेलिवेंट नहीं होगा हमारे कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। इनकम फेब के मंथ की भी इंक्लूड करी जाएगी। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो उनके पास कितने व्हीकल्स थे, 8, ठीक है जी। उसमें से सबसे पहले बात करते हैं जो उस साल के दौरान चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए? सबसे पहले 2 व्हीकल्स बेचे गए थे अक्टूबर में, ठीक है, मिड ऑफ अक्टूबर, 15 अक्टूबर को, एज द स्टेटमेंट से सो। और इसलिए वो कितने मंथ्स यूज़ किए गए हैं हमारे पास, वो टोटल 7 मंथ्स यूज़ किए गए हैं। अब आप कहोगे 7 मंथ्स कैसे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एज वेल एज अक्टूबर। क्योंकि जब हमने टैक्स ऑडिट वाली वीडियो में सेक्शन 44AE पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, 7500 मंथली इनकम, बट नॉट फॉर फुल मंथ, इवन फॉर पार्ट ऑफ मंथ ड्यूरिंग विच व्हीकल हैज़ बीन यूज्ड। सो चाहे पूरा महीना यूज़ हुआ वो व्हीकल या पार्ट ऑफ मंथ यूज़ हुआ, हम उसे मंथ यूज़ किया हुआ मानेंगे, उसे ऑप्ट करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है जी। सो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक हो गए 7 मंथ्स, क्योंकि वो 15 अक्टूबर को व्हीकल बेचा, बट हम अक्टूबर का मंथ भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो ये हो गए नंबर ऑफ मंथ, कितने थे, 7। पर मंथ कितना है, फिक्स्ड अमाउंट हमें पता है 7500, और नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने थे, 2। सो 2 व्हीकल्स 7 मंथ चले, और हर मंथ कितना अमाउंट है जो फिक्स इनकम हम प्रिज्यूम करेंगे, 7500। सो टोटल अमाउंट इज 1,05,000 रुपीज़, ठीक है। अब आइए दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि 2 व्हीकल्स उन्होंने बेचे और एक नया व्हीकल खरीद लिया उसी मंथ 20 अक्टूबर को। सो ये जो नया व्हीकल परचेज किया गया, ये कितने मंथ चला, ये चला 6 मंथ। 6 मंथ्स कैसे, अक्टूबर से लेके मार्च तक, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च,
ठीक है, चाहे वो 20th अक्टूबर को खरीदा गया, बट हमने अगेन वही रूल पार्ट ऑफ मंथ को भी कंसिडर करना है। सो अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 मंथ्स ये यूज हुआ। कितने मंथ्स थे? 6। पर मंथ अमाउंट सेम रहेगा और व्हीकल कितने थे? एक व्हीकल 6 मंथ्स के लिए और पर मंथ 7500। सो टोटल अमाउंट इज 45,000। देन और क्या किया? 2 नए व्हीकल और जो उन्होंने खरीदे, कब? जनवरी में। ठीक है, चाहे 10 जनवरी को खरीदे चाहे 25 जनवरी को खरीदे, जनवरी में खरीदे, सो जनवरी विल बी इंक्लूडेड। सो जब जनवरी में 2 व्हीकल्स खरीदे तो टोटल कितने मंथ यूज हुए? 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ठीक है जी, सो जैन से लेके मार्च तक। सो इस केस में अगर हम बात करें नंबर ऑफ मंथ्स 3, पर अमाउंट फिक्स्ड मंथली 7500। कितने व्हीकल्स थे? 2 व्हीकल 3 मंथ्स के लिए और पर मंथ 7500। सो टोटल अमाउंट इज 45,000 अगेन। अब ये तो हो गए जो चेंजेस हुए थे हमारे पास, कुछ ये सोल्ड किए थे, कुछ परचेज किए, फिर ये परचेज किए। ठीक है, ये तो लागू ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है उस सेक्शन 44A में, चाहे व्हीकल खड़े रहें ऑफिस में, चाहे वो काम के लिए चले ना चले, फिक्स्ड अमाउंट प्रिज्यूम किया जाएगा मंथली इनकम। इट डजेंट मैटर वेदर दे वर एक्चुअली ऑन द रोड और नॉट सो। अब हम देखते हैं ओवरऑल पहले पॉइंट को। ठीक है, ये हमने चेंजेस की सबकी बात कर ली अभी तक। सो टोटल 8 व्हीकल्स थे अभी तक। ठीक है, उसमें से 2 हैवी और 6 नॉन हैवी थे। ठीक है, ये तो कैटेगराइजेशन मैटर ही नहीं करेगी हमारे लिए कि कौन से हैवी थे या नॉन थे। टोटल कितने थे? टोटल थे 8 व्हीकल्स 1 अप्रैल को। ठीक है, सो उस साल टोटल व्हीकल्स 8 थे, उनमें से 2 बेचे गए तो 6 तो चले अक्टूबर तक, और उसके बाद कितना? 1 खरीद लिया, फिर 2 और खरीद लिए। ठीक है, सो 6 व्हीकल्स ओवरऑल ऐसे थे जो पूरे के पूरे 12 महीने चले। ठीक है, ये 6 व्हीकल्स जो थे वो पूरे 12 के 12 महीने चले। सो उन केस में क्या आएगा? 12 मंथ्स अमाउंट, नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने मंथ चले, पर मंथ कितना अमाउंट था, ये आ गया 5,40,000। सो ओवरऑल अगर हम बिजनेस इनकम की बात करें, सो ओवरऑल बिजनेस इनकम एस की कितनी आ गई? 7,35,000 जब इन सब आइटम्स को ऐड कर देंगे। सो दिस इज हाउ वी अराइव एट कंप्यूटिंग द इनकम थ्रू प्रिजम्पटिव इनकम टैक्सेशन